7 अक्टूबर 1950 को चीन ने तिब्बत का इन्वेजन शुरू किया। पूरे विश्व में उसके बारे में किसी ने कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे कि तिब्बत का इन्वेजन रुक जाता। इनफैक्ट आप शॉक्ड होंगे ये जान के कि भारत ने तिब्बत का जो इन्वेजन है उसमें कैसे उस समय ना उसका साथ दिया बल्कि चीन का साथ दिया। जी हां, 4 साल तक 1950 से लेकर 1954 तक भारत ने जो वहां पीएलए की जो फोर्सेस थी उनको चावल सप्लाई किए। राइस का जो सप्लाई था वो भारत की तरफ से जाता रहा। इन्वेजन के इमीडिएटली बाद चीन ने भारत से रिक्वेस्ट की कि आप 10,000 टन राइस जो है वो हमारे पीएलए फोर्सेस को भेजें, क्योंकि डायरेक्ट चीन से उस समय किसी भी तरह का मोटरवे नहीं था जो कि इस तरह का सामान सप्लाई कर सकता था। इनफैक्ट इसके पहले भी चीन के जितने भी एमिसरीज और टीम्स लहासा जाती रही हैं वो वाया भारत ही जाती थी, और ये रिक्वेस्ट चीन की पीएलए को राइस सप्लाई करने की भारत ने मान ली। इनिशियली उन्होंने कहा कि हम 3,000 टन ही सप्लाई करेंगे, लेकिन जिस तरह से मैंने बताया कि यह सिलसिला 4 साल तक चलता रहा जब तक चीन ने अपनी एक रोड नहीं बना ली और 1954 में उनके ट्रक्स आने शुरू हुए और उन्होंने भारत को कर दिया डंप। नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं हूं कमांडर संदीप धवन। वेलकम टू इनसाइटफुल नॉलेज। तो जैसा कि आप भाप गए होंगे कि आज मैं बात करने वाला हूं चीन की तिब्बत के ऊपर जो इन्वेजन हुआ था और उसके बाद से लेकर आज तक चीन ने उस ऑक्यूपाइड लैंड को नहीं छोड़ा। चीन ने तो इन्वेजन किया ही था, लेकिन उसमें पूरे विश्व ने एक ऐसी बड़ी गलती की थी जिसमें मेनली नाम मैं लूंगा भारत का, ब्रिटेन का और यूएसए का, जिन्होंने चीन का इन्वेजन ना रोक के उसके बाद कोई कार्रवाई ना करके एक ऐसा डेविल खड़ा कर दिया, एक ऐसा इविल एंटिटी खड़ा कर दिया, एक राक्षस खड़ा कर दिया जिसको आज पूरा विश्व झेल रहा है। और स्पेशली जो नेबरिंग कंट्रीज जो कि 14 हैं चीन के सामने दबे हुए हैं, जो 7 मैरीटाइम कंट्रीज हैं जिनसे चीन का बॉर्डर लगता है या नहीं लगता है, वो भी दबे हुए हैं। तो एक एक करके हम गौर करेंगे कि कहां पे क्या गलतियां हुई भारत से, ब्रिटेन से, यूएसए से, और वो क्या कदम ले सकते थे। तो पहले थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं और देखते हैं कि ये पूरी डिस्प्यूट शुरू कहां से हुई, चीन ने अपना अधिकार तिब्बत के ऊपर कैसे जता दिया। तो मैं ये आपको बता दूं कि दलाई लामा का जो शासन था, राज था तिब्बत के ऊपर, वो 1642 से 1959 तक अनइंटरप्टेड चलता रहा। बीच में उतराव चढ़ाव आए, कुछ बाहर के लोग आए, लेकिन जो राज था वो केवल दलाई लामा का ही था। 1720 में जो मंचू वहां के चीन में शासन कर रहे थे, जो चिंग डायनेस्टी थी, उन्होंने तिब्बत का साथ दिया और वहां से ज़ेंगार जो मंगोलियन ट्राइब्स थी उनको बाहर निकाला, जो कि वहां पे बहुत ज्यादा तिब्बत की फोर्सेस को परेशान कर रहे थे और पूरा अधिकार बना के बैठे हुए थे। तो मंचूज ने कभी भी ऐसा नहीं जताया कि तिब्बत जो है एक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं है, उसको उन्होंने एक तरह का प्रोटेक्टरेट बनाया। उन्होंने कहा कि हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, दैट इज इट। तो इस बात में कहीं भी कोई सच्चाई नहीं है कि चीन जो था वो तिब्बत के ऊपर राज कर रहा था, क्योंकि अगर आप ऐसी ही बात लेंगे तो मैं आपको हिस्ट्री में लेके जाता हूं, बताता हूं कि तिब्बत के बहुत महान किंग थे जिन्होंने 7th सेंचुरी में वेस्टर्न चाइना के ऊपर पूरा अधिकार कर लिया था। उन्होंने म्यांमार जो कि इस समय बर्मा था उसके ऊपर अधिकार कर लिया था, और उसके बाद इसी तरह से नेपाल ने भी चीन के ऊपर आक्रमण करके ऊपर वहां पे अधिकार कर लिया था।
और दोनों ही बार चीन ने इन दोनों के साथ एक संधि की थी, एक अग्रीमेंट किया था, और चीनी जो प्रिंसेस थी उन्होंने इन जगहों की किंग्स से शादी की थी। तो उस हिसाब से तो फिर तिब्बत का भी चीन के ऊपर अधिकार बन जाता है। तो ये बहुत ही एब्सर्ड सी बात है। तो अब आते हैं भारत के रोल की तरफ, जो इस पूरे इन्वेजन के पहले और उसके बाद रहा। तो भारत के प्राइम मिनिस्टर थे उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू। वो 1945 से ही चीन के ऐसे गाने गा रहे थे कि उसकी बढ़ाई में हम चीन एक महान देश है, चीन एक महान संस्कृति है, हम जब आज़ाद हो जाएंगे तो दिल्ली में हम ऐसा मिलन कराएंगे पूरे देशों का, जो कि दिल्ली एक सेंटर बन जाएगा लिबरेटेड कंट्रीज का, और पता नहीं क्या क्या। और जब भारत स्वतंत्र हो गया तो भारत एक बहुत ही मजबूत स्थिति में था, क्योंकि एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल कंट्री की तरह भारत उभर रहा था। लेकिन 1949 में जब चीन जो था वो शिफ्ट हुआ फ्रॉम नेशनलिस्ट गवर्नमेंट से कम्युनिस्ट गवर्नमेंट की तरफ, एक मिलिट्री कू में या एक वॉर के बाद, तो मामला फिर वही का वही आ गया। और भारत के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने इमीडिएटली कहना शुरू कर दिया कि हम चीन को रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं, हम चीन को आगे साथ लेके जाना चाहते हैं। जबकि कोई भी विश्व का बड़ा देश जो था वो चीन की इस नई रिजीम को रिकॉग्नाइज करने के लिए तैयार नहीं था। सब अपना टाइम ले रहे थे, और जैसे ही चीन ने भारत की ये उछल कूद देखी, ईगरनेस देखी, तो वो भाग गए कि ये देश जो है, ये इसकी लीडरशिप जो है वो इमेच्योर है और हम इसको बहुत अच्छी तरह से टैकल कर लेंगे। तो भारत ने अर्ली 1950 में चीन को रिकॉग्नाइज कर लिया, और साथ ही यूनाइटेड नेशंस में चीन का नाम प्रपोज किया कि ये जो है यूनाइटेड नेशन में सम्मिलित होना चाहिए, और एक परमानेंट मेंबर जो है 5 जो होते हैं उसमें से एक होना चाहिए। इसके बारे में बहुत अफवाहें उड़ती रहती हैं कि भारत को भी ऐसा कुछ प्रपोजल यूएसए ने दिया था, और उसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मना कर दिया था, खारिज कर दिया था कि इंडियाज टाइम विल कम, भारत का समय आएगा। उसमें काफी कुछ अलग अलग राय हैं लोगों की, और मेन जो उसमें था कि ये यूएसए की एक चाल थी, ये कोई बहुत सिंसियर प्रपोजल नहीं था। बहरहाल भारत में प्राइम मिनिस्टर नेहरू जो थे वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट डिसीजन ले रहे थे, ना तो वो कैबिनेट मेंबर्स से, ना ही पार्लियामेंट से इस बारे में कोई डिस्कशन कर रहे थे, ना उनकी राय ले रहे थे। और जो बाकी जो ब्यूरोक्रेट्स थे, जिसमें एम्बेसडर जो थे भारत के पनिक्कर, और भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर थे कृष्णा मेनन, इनका रोल भी काफी खराब रहा है। एक नोटवर्दी जो नाम है वो है पॉलिटिकल एडवाइजर जो भारत के थे तिब्बत में, एच दयाल। वो कंटिन्यूसली बहुत ही सटीक और करेक्ट इंफॉर्मेशन तिब्बत से दे रहे थे भारत को। उन्होंने अर्ली 1950 में भारत को आगाह किया था कि जो इन्वेजन है तिब्बत का ये होने ही वाला है, आप अपनी तैयारियां कर लीजिए। लेकिन भारत ने और स्पेशली पीएम नेहरू ने उसको इग्नोर किया। तो भारत में इस बारे में ऐसी बात नहीं है कि असेसमेंट नहीं हुआ, असेसमेंट हुआ, और सच्चाई को बिल्कुल खारिज कर दिया गया। कहा गया कि नहीं, चीन के सामने इस समय बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी बातें हैं जिसको उनको सुलझाना है, तो तिब्बत का इन्वेजन अभी नहीं होएगा। तो ये याद रखिए कि इस असेसमेंट से एटलीस्ट भारत ने ये माना कि तिब्बत का इन्वेजन हो सकता है, लेकिन अभी नहीं होगा। लेकिन उसके बाद भी ना तो अभी के लिए तैयारी की और ना ही फ्यूचर के लिए तैयारी की। चीन ने बहुत ही स्मार्टली, बहुत ही समझदारी के साथ ये पूरे इन्वेजन की तैयारी की। याद रखिए कि चीन कभी भी कोई वर्ल्ड का बड़ा इवेंट होता है तो उसका फायदा जरूर उठाता है। तो 1950 से लेकर 1952 तक
कोरियन वॉर चली थी जिसमें नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में युद्ध हुआ था। साउथ कोरिया को मेनली यूएसए या यूनाइटेड नेशंस की जो फोर्सेस थी वो सपोर्ट कर रही थी, और जो नॉर्थ कोरिया था उसको रशिया, जो उस समय यूएसएसआर होता था, और चीन सपोर्ट कर रहा था। तो चीन के बहुत सारे सैनिक मारे जा रहे थे। लेकिन तो जैसे आपको पता है गलवान वैली के इंसिडेंट के बाद कि चीन के कितने भी सैनिक मर जाएं, ना तो वो उनको रिस्पेक्ट देते हैं और ना ही वो बॉदर्ड है। तो उस मौके का फायदा उठाते हुए जब पूरे विश्व की सारी जो आंखें थी वो कोरियन वॉर की तरफ लगी हुई थी, उस समय उन्होंने तिब्बत का इन्वेजन प्लान किया और उसको एग्जीक्यूट किया, टेकिंग एवरीबॉडी बाय सरप्राइज। अब अगर आप गौर करें तिब्बत के इन्वेजन के 5 साल पहले तक की एक्टिविटीज और वहां की प्रेस में क्या चल रहा था, वहां के लीडर्स क्या भाषण दे रहे थे और वक्तव्य दे रहे थे, तो उसमें आपको बहुत कुछ पता लग जाएगा कि ये तिब्बत का इन्वेजन होने ही वाला है। ये भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नेहरू, उनके बारे में क्या राय रखते हैं। तो भारत के जो प्राइम मिनिस्टर नेहरू थे ये किस आइडियल वर्ल्ड में जी रहे थे, ये समझना बहुत ही मुश्किल हो गया है इस समय। अगर आपको मैं कुछ चीनी जो न्यूज़पेपर्स और पीरियोडिकल्स थे उनके बारे में क्या क्या बातें छपी उसके बारे में बताता हूं, तो अप्रैल मई 1949 में प्रोपेगेंडा शुरू हुआ प्राइम मिनिस्टर नेहरू के बारे में। ये सब खबरें जो थी भारत की एम्बेसी ने प्राइम मिनिस्टर नेहरू को बताई। तो प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने एक भाषण दिया और उसमें कहा कि एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन चल रहा है चीन में और उनको हर तरह की बातों की छूट है, वो एक आज़ाद देश है। फिर 26 अक्टूबर 1949 को एक वहाँ का पीरियोडिकल है टा कुंग पाओ, उसमें उन्होंने कहा कि जो भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं नेहरू, ये अमेरिका के एक रनिंग डॉग हैं। 3 नवंबर 1949 को चाइना डेली ने कहा कि भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं ये भीख मांग रहे हैं मदद की यूएसए से। और उसी न्यूज़पेपर ने फिर एक बार कहा कि जो प्राइम मिनिस्टर नेहरू हैं ये यूएसए से भीख मांग रहे हैं, उनके सामने गिड़गिड़ा रहे हैं कि मुझे एशिया का लीडर बना दीजिए। और चीन जो था डबल गेम खेलने में इतना माहिर था कि भारतीय जो लीडर्स थे, भारत के जो डिप्लोमेट्स थे, वो उनकी चाल को एक बार भी समझ नहीं पाए। जो एम्बेसडर थे चीन के भारत में, उन्होंने 2 नवंबर 1950 को भारत के जो फॉरेन सेक्रेटरी थे उनको बताया कि हम आपका जो बिजनेस और प्रेजेंस है तिब्बत में उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं और कभी भी नहीं करेंगे। लेकिन पैरेलली चीन के प्रीमियर थे जाओ एनलाई, वो भारत के एम्बेसडर पनिक्कर को बता रहे थे कि हम आपकी बातों को समझते हैं, आप नेगोशिएशन टेबल पे आइए और हम आपकी जो प्रिविलेजेस हैं तिब्बत में उसके बारे में और बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और इस तरह की चीन की बैक स्टैबिंग कंटिन्यूसली चल रही थी। उन्होंने 4 जो सिविलियन भारतीय थे जो तिब्बत में थे उनको प्रिजनर ऑफ वॉर ले लिया, भारत को बताया भी नहीं, और 2 साल के बाद जब भारत को पता लगा तब जाके भारत ने उनको वहां से छुड़वाया। लेकिन भारत की बेवकूफियों का दौर चलता रहा। केवल 3 महीने के बाद ही 26 जनवरी 26 जैन 1951 में जो भारत का जो पहला रिपब्लिक डे था उस पे चीफ गेस्ट कौन थे? जी हां, माओ जेडोंग, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के चेयरमैन थे। दूसरी तरफ जाओ एनलाई का जो गेम था वो कंटिन्यूसली चलता जा रहा था और बहुत ही स्मार्टली उन्होंने भांप लिया था कि कभी ना कभी नेपाल का भी कुछ इस पूरे मामले में रोल हो सकता है। और वो भारत के जो एम्बेसडर थे 1950 से लेकर 1952 तक चीन में, पनिक्कर, उनसे टटोल के निकलवाना चाह रहे थे कि क्या नेपाल यूएसए का साथ देगा या किसी और बाहरी शक्ति का साथ देगा जिससे तिब्बत में कुछ गड़बड़ हो सकती है।
तो जो इंडियन एम्बेसडर थे केएम पनिक्कर चीन में, उनका रोल भी बहुत डूबियस रहा है। जैसे मैंने आपको बताया, वो भारत के एम्बेसडर की जगह बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि वो माओ के एम्बेसडर हैं, और वो काफ़ी बातों को या तो क्लियरली नहीं बताते थे भारत में, या फिर उसको गोल मोल करके बताते थे और कहते थे यहाँ पे सब कुछ ठीक चल रहा है। जो डिफेंस मिनिस्टर थे भारत के, कृष्णा मेनन, उन्होंने एक अलग ही लीड ले रही थी। जिस तरह से पिछले जो यूपीए के जो डिफेंस मिनिस्टर भारत में थे, AK एंटनी, उन्होंने जिस तरह से पूरे डिफेंस के प्रोक्योरमेंट पे एक तरह से अनऑफिशियल पाबंदी लगा दी थी, वही काम कृष्णा मेनन ने किया। उन्होंने इंडियनाइजेशन के नाम पर, सेल्फ रिलायंस के नाम पे जितनी भी डिफेंस इंडस्ट्री, छोटे मोटा जो बेस था भारत में, उनको हेयर क्लिप से लेकर प्रेशर कुकर तक बनाने में लगा दिया, और जो भारत का जो डिफेंस का सामान एक्चुअली होना चाहिए था, वो प्रिपरेशन लैकिंग थी। अब पीएम नेहरू जो थे, एक तरफ तो नॉन अलाइन मूवमेंट का राग अलाप रहे थे, लेकिन जैसे ही ये घटना हुई, उन्होंने पीएम एटली जो थे ब्रिटेन के, उनको कॉल लगाई और उनसे सलाह ली। तो ब्रिटेन ने इमीडिएटली क्लियर कट शब्दों में बता दिया कि ना तो हम इसमें इंटरवीन करेंगे, और ना ही आपको चाहेंगे कि आप किसी तरह का भी मिलिटरली आप इंटरवेंशन करिए। आप दूसरी जिस तरह की भी सहायता उनको चाहिए वो दीजिए। अब इसमें मैं आपको ये बात बता दूं कि भारत ने ऐसा नहीं है कि कोई हेल्प करने की कोशिश नहीं की। तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो थे भारत के, उन्होंने इमीडिएटली अपनी कुछ टीम्स जो थी वो ज्ञात से और इधर उधर भेजी, और उन्होंने चेक करना शुरू किया कि किस तरह से आर्म्स एम्युनिशन जो हैं वो तिब्बतन फोर्सेस को पहुंचाए जाएं। उन्होंने इनफैक्ट तिब्बतन जो एडमिनिस्ट्रेशन था उससे भी रिक्वेस्ट की कि आप एक एयर स्ट्रिप तैयार करिए ग्यात्से पे, और हम वहाँ से कुछ सप्लाई करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सारे ये मामले फेल हो गए, क्योंकि भारत के पास ऐसा क्लियर कट इंस्ट्रक्शन नहीं था, ना तो भारतीय प्राइम मिनिस्टर के पास से, और बाकी जितनी भी बड़ी ताकतें थीं, कि सब ने अपना हाथ खींच लिया था। इस पूरे बातचीत में, टॉक में, मैं आपको दो शब्द यूज करूंगा। एक है सोवरेनिटी और एक दूसरा है सॉवरेनिटी। सोवरेनिटी जब आता वर्ड यूज किया जाता है, मतलब कि आप कुछ कंट्रोल है दूसरी एंटिटी का, दूसरे देश का आपके ऊपर। उसमें मोस्टली मिलिट्री और एक्सटर्नल जो अफेयर्स होते हैं उसके कंट्रोल दूसरे देश के पास होते हैं। लेकिन जब सॉवरेनिटी की बात आती है तो इसका मतलब यह हो गया कि उस देश का आपके ऊपर पूरा अधिकार है। तो भारत का यह मानना था कि तिब्बत के ऊपर चीन का जो है वो सॉवरेनिटी है, सॉवरेनिटी नहीं है। लेकिन 1951 में जब 17 पॉइंट एग्रीमेंट तिब्बत और चीन के बीच हो गया, उसके बाद एक नोट भेजा चीन को, उसमें उन्होंने वर्ड यूज कर दिया, चाइना हैज सॉवरेनिटी ओवर तिब्बत। चीन ने उस मौके को गंवाने नहीं दिया, इमीडिएटली रिप्लाई किया कि थैंक यू सो मच, आपने हमारी जो पहली बात थी उसको माना, वी हैव सॉवरेनिटी ओवर तिब्बत। भारत की सरकार 3 महीने तक सोती रही। 3 महीने के बाद उनको जब ये गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने अपनी एम्बेसी को लिखा और कहा कि आप चीन के जो नेता हैं उनको रिक्वेस्ट करिए कि वो हमसे गलती हो गई, और ये हम सॉवरेनिटी नहीं कहना चाहते थे, हम सुज़रेनिटी कहना चाहते थे। क्या मतलब ये मजाक चल रहा था? एक देश दूसरे देश को लेटर भेज रहा है और इस तरह की गलती हो रही है। तो या तो ये एक जानी बूझी समझी साजिश थी, भारत के अंदर ही कोई कर रहा था, और या फिर जो भारत का पूरा डिप्लोमेटिक सेटअप था उसमें बहुत चेंजेस की, रद्दोबदल की जरूरत थी। इस पूरे मामले में डिप्टी जो प्राइम मिनिस्टर थे भारत के, सरदार पटेल, उनका एक 7 नवंबर 1950 का एक लेटर है जो कि बहुत फेमस है, और उसमें भी उन्होंने बहुत सारे मुद्दे प्राइम मिनिस्टर नेहरू के साथ उठाए थे, जिसमें उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नेहरू को आगाह किया था कि चीन जो है वो भारत को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है, डिसीव कर रहा है।
मैकमोहन लाइन के ऊपर हमारी उनसे बातचीत होनी चाहिए और भारत का जो अधिकार है तिब्बत के अंदर उसको हमको क्लियर कट बातचीत करके सुलझा लेना चाहिए था, ना कि एज्यूम कर लेना चाहिए था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और 1954 का भारत चीन का जो एग्रीमेंट था वो हुआ और उसके बाद से एक तरह से इस पूरे मामले पर एक सील लग गई कि तिब्बत जो है एक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं है और वो चीन का ही हिस्सा है। और ये बात कंटिन्यूसली चलती रही। 2003 में जब भारत के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी चीन गए तो वहां पे उन्होंने फिर से यही कहा कि हम मानते हैं तिब्बत जो है वो चीन का ही एक अंग है। मजे की बात तो यह है कि 1962 की वॉर की ह्यूमिलेशन के बाद भी भारत ने अपना स्टैंस वही रखा, हिंदी चीनी भाई भाई वाला। अब आते हैं हम ब्रिटेन के रोल की तरफ, जो इस पूरे मामले में बहुत ही लचर और घटिया रहा है। 1907 में जब उन्होंने रशिया के साथ एक एग्रीमेंट किया तो उसमें ना तो तिब्बत को ध्यान में रखा गया, ना ही तिब्बत का कोई रिप्रेजेंटेटिव था, लेकिन बात हो रही थी तिब्बत की। क्योंकि ब्रिटेन जो था वो शुरू से ही वरिड था कि रशिया जो है डाउन साउथ सेंट्रल एशिया फिर उसके बाद साउथ एशिया में ना आ जाए और अपना यहाँ पे जो इंपॉर्टेंस है और अपना जो हेजेमनी है वो उसको यहाँ ना फैला ले। इसीलिए एक वर्ड का इन्वेंशन हुआ था जिसका नाम है ग्रेट गेम, और ये भी भारत में ब्रिटिश आर्मी के कैप्टन ने ये वर्ड इन्वेंट किया था, उसके बाद से लगातार चला आ रहा है। तो 1907 में उन्होंने जो एग्रीमेंट किया रशिया के साथ उसमें था कि कोई भी अग्रेशन नहीं करेगा तिब्बत की तरफ और उस पे केवल चीन का अधिकार रहेगा। यह एक बहुत ही गलत बात थी ब्रिटेन की तरफ से। सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए उन्होंने तिब्बत की बलि चढ़ा दी। साथ ही उनका बहुत इंटरेस्ट था चीन के साथ बिजनेस में, तो उनको चीन एक बहुत बड़ी मार्केट लग रही थी और उसको भी वो नहीं गंवाना चाहते थे। तो 1908 में तिब्बत ट्रेड रेगुलेशन साइन किया गया बिटवीन ब्रिटेन, चाइना एंड तिब्बत, लेकिन उसका जो रेटिफिकेशन हुआ वो केवल लंदन एंड बीजिंग में हुआ। लहासा का नाम उसमें से गायब हो गया और यह सिलसिला चलता रहा। जब दलाई लामा ने ब्रिटेन से हेल्प डायरेक्टली मांगी तो वहां के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे जॉन मॉडली, उन्होंने कहा कि हम आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते हैं, हम इस मामले में इन्वॉल्व नहीं होंगे। इनफैक्ट ब्रिटेन ने भारत को भी बहुत गलत सलाह दी। उन्होंने 1951 में कहा कि आप किसी भी तरह से दलाई लामा को मनाइए और उनको ये मैसेज दीजिए कि वो तिब्बत को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, आप उनको भारत में शरण नहीं देंगे। और ये सेम मैसेज भारत ने कंटिन्यूसली तिब्बत में दलाई लामा को दिया। इनफैक्ट जाओ एंड लाई भी कंटिन्यूसली यही भारत को कह रहे थे कि आप दलाई लामा को भारत में आने नहीं दीजिएगा। अब आते हैं हम यूएस के रोल की तरफ। तो यूएसए में जो पिछले प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप, उनके बारे में हम बहुत बात करते हैं कि वो उन्होंने बहुत टफ स्टैंड लिया चाइना के अगेंस्ट। लेकिन अगर 2018 में उनका रोल देखिए तो उन्होंने जो तिब्बतन एड जो थी उसको जीरो कर दिया था और ये बहुत बड़ा झटका था तिब्बतन कॉज के लिए, तिब्बतन फ्रीडम के लिए। थ्रू आउट जो चीन का इन्वेजन था उसमें भी यूएसए का रोल काफ़ी डामाडोल रहा, मे बी क्योंकि वो कोरियन वॉर में इन्वॉल्व थे और इस मामले में बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहते थे। लेकिन एक खबर यह भी है कि जो प्रेसिडेंट ट्रूमैन थे यूएसए के, उन्होंने भारत के प्राइम मिनिस्टर को कहा था कि अगर आप तिब्बत पे किसी भी तरह का मिलिटरी स्टेप लेना चाहते हैं तो हम उसमें आपकी सहायता कर सकते हैं बाय गिविंग यू आर्म्स एम्युनिशन, या कुछ एयर सपोर्ट चाहिए तो वो भी। क्योंकि यूएसए ने बहुत क्लियर कट एक्सप्रेस कर दिया था बिना भारत की हेल्प के हम तिब्बत में कोई भी हेल्प नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तिब्बत जो है एक बहुत ही रिमोट देश है, बहुत ही मुश्किल से वहां पहुंचा जा सकता है। मामला तब पलट जब यूएसए ने ईस्ट पाकिस्तान जो कि अब बांग्लादेश है उसको यूज करना शुरू कर दिया
और उन्होंने कोलोराडो में तिब्बतन लोगों को कमांडो ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी और इनको यहां से वो एयर ड्रॉप करते थे तिब्बत में। फिर उसके बाद जिस तरह से जाओ एन लाई परेशान थे कि नेपाल तो कहीं इन सब की सहायता नहीं करेगा, और वही बात हुई, नेपाल भी सहायता करने लग गया और वहां पे कमांडोज की ट्रेनिंग होने लगी और वो जो थे वहां से इन्फिल्ट्रेट करते थे तिब्बत में। इन सब को देखते हुए 1959 में वही बात हुई जो भारत पहले से मना करता आ रहा था कि दलाई लामा को भारत नहीं आना चाहिए, और 1959 में दलाई लामा जो थे वो भारत आए। इनफैक्ट जो अभी 31 मार्च 2024 गया है, उस समय इस पूरे मुद्दे को 65 इयर्स हो गए हैं। और भारत जो था वो बहुत हताश हो गया था चीन के रवैये से, और भारत ने भी उत्तर प्रदेश में तिब्बतन कमांडोज को ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी और वहां से इन्फिल्ट्रेशन शुरू हुआ। तो यूएसए का ये हेल्पिंग रोल जो था ये 1950s एंड 60s में चला, लेकिन 1970s में प्रेसिडेंट निक्सन आ गए और उनके साथ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट किसिंजर आ गए और उन्होंने पूरा मामला खत्म कर दिया। उन्होंने चाइना के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा लिया और उसके बाद जो तिब्बतन जो कॉज था वो उन्होंने दफन कर दिया और बिजनेस शुरू हो गया। तो अगर देखा जाए तो भारत का रोल बहुत अच्छा नहीं रहा, क्योंकि एक दूरदर्शिता भारत ने नहीं दिखाई। जबकि भारत ने डच जो हैं उनके सामने एक बहुत डट के मुकाबला किया था और इंडोनेशिया का साथ दिया था और उनको प्रेशराइज किया था कि आप स्वतंत्र कर दें इंडोनेशिया को, जो कि डच के अंडर में थे। और उन्होंने भारत में एक कॉन्फ्रेंस भी की थी इस संदर्भ में, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया जब चीन ने आक्रमण किया तिब्बत के ऊपर। तो पूरे मामले में अगर देखा जाए तो हर जो एंटिटी है उसने गलती की और चीन ने बहुत स्मार्टली काम किया। दलाई लामा जो थे वो 1947 तक ये कहते आ रहे थे कि अरुणाचल प्रदेश पे हमारा अधिकार है और भारत को उसे हमें वापस कर देना चाहिए था। वो भाप ही नहीं पा रहे थे कि 3 साल बाद जो उनकी खुद की टेरिटरी अभी उनके अंदर है वो भी चली जाएगी। जो मंचू जो चिंग डायनेस्टी थी, जो 1912 तक वहां पे बहुत सारे अत्याचार कर रही थी तिब्बत में, उसको यह नहीं पता था कि उनका खुद का तख्ता पलटने वाला है और वो देश उनके हाथ से निकल जाएगा। कोई भी देश, उसका लीडर जो होता है, अगर जस्ट अ पॉलिटिशियन होता है तो उसको अपनी नाक से बहुत ज्यादा दूर कुछ नहीं दिखता है, लेकिन एक अगर अच्छा लीडर होता है तो वो अगले 10 या 15 साल तक देख सकता है कि आज के जो कदम लिए गए हैं उनका 10 या 15 साल बाद क्या रिजल्ट आएगा। इसी तरह से ग्रेट लीडर, जो महान लीडर होता है, वो आज से 50 और 100 साल बाद का भी देख सकता है कि आज जो स्टेप्स लिए गए उनका रिजल्ट क्या आएगा। लेकिन इन सब मामलों में ये तीनों देश, भारत, ब्रिटेन और यूएसए, मैं कहूंगा फेल रहे अपने कुछ निर्णय के कारण, अपनी एक कुछ अजम्पशन के कारण। ना तो डिप्लोमेसी में ना ही मिलिट्री में कभी अज्यूम की जाती हैं चीजें, लेकिन उन्होंने अज्यूम कर लिया और अपने शॉर्ट टर्म गोल्स को ध्यान में रखते हुए वो देश के और पूरे विश्व के लॉन्ग टर्म गोल्स को भूल गए। और उसी का कारण यह है कि आज चीन जो है एक बहुत ही शक्तिशाली देश, एक बहुत ही क्रूर और हेजेमोनिक एंटिटी बन गया है, जो अपने पूरे ऑलराउंड 14 जो लैंड बॉर्डर जिनसे शेयर करता है उनको परेशान कर रहा है, और 7 कंट्रीज ऐसे हैं जिनके साथ वो मैरीटाइम बॉर्डर शेयर करता है, उनको परेशान कर रहा है। तो आई होप कि इस छोटे से एपिसोड में मैं कुछ क्लैरिटी दे पाया पूरे तिब्बत के मामले में, और कहां कहां भारत, ब्रिटेन और यूएसए की गलती हुई। इसमें कहीं पे भी मैं किसी भी लीडर के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा हूं और ना ही किसी लीडर का साथ दे रहा हूं। ये क्लैरिटी इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आगे जाके अगर हम इन बातों से लेसन नहीं लर्न करते हैं तो ये सेम मिस्टेक्स हम दोबारा दोहराएंगे। और अगर आप चीन का इस समय हाल देख लें तो वहां जो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग हैं
वो सेम गलतियां दोहरा रहे हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंट एक आदमी सब तरह के डिसीजन ले रहा है और बाकी जो सारे चारों तरफ लोग हैं वो यस सर 3 बैग्स फुल कर रहे हैं। और वहां पे ही एक लीडर या पॉलिटिशियन या डिक्टेटर जो होता है वो गलती करता है। तो अगर आपने ये एपिसोड पसंद किया है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और इसके बारे में मेरे को अपने कमेंट्स में बताइए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं हूं कमांडर संदीप धवन।